CDP सीटेड संज्ञानात्मक के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। अधिगमक पर भावनाओं का प्रभाव हमेशा एक संयोजी होता है और जिस भी प्रकार की भावना हो उसका अधिगम पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भावनाएं कोड लेखन एनकोडिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, लेकिन इनका ध्यान की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भावना जानकारी की कुशल पुनर्प्राप्ति में मदद करती है, लेकिन सीखने के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती है। संज्ञानात्मक के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। भावनाएं संज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो ध्यान, स्मृति, अधिगम और निर्णय लेने जैसी विभिन्न संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। सही कथन यह है कि भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं और उनके प्रभाव की डिग्री और दिशा कई कारकों पर निर्भर करती है। भावनाएं कई तरह से संज्ञान को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे कि भावनात्मक घटनाओं के दौरान स्मृति प्रतिधारण में सुधार, ध्यान को प्रभावित करना। यदि भावनाएं बहुत तीव्र या विचलित करने वाली हो तो संज्ञानात्मक प्रदर्शन में बाधा डालना। भावनाओं का विशिष्ट प्रभाव व्यक्तिगत अंतर भावनाओं को संदर्भ और हाथ में कार्य की प्रकृति के आधार पर अलग अलग होता है। इस प्रकार भावनाएं हमेशा सख्ती से सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होती हैं और उनके प्रभाव एक स्थिति से दूसरी स्थिति में भिन्न हो सकते हैं। भावनाओं का प्रभाव हमेशा एक रूप या सकारात्मक नहीं होता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भावनाएं संदर्भ और व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं के आधार पर अलग अलग तरीके से सीखने को प्रभावित कर सकती है। भावनाएं ध्यान से निकटता से जुड़ी होती हैं। तीव्र भावनाएं ध्यान को बढ़ा सकती हैं, जबकि विचलित करने वाली भावनाएं एकाग्रता में हस्तक्षेप कर सकती हैं। भावनाएं प्रेरणा से निकटता से जुड़ी होती हैं और
किसी छात्र की सीखने में शामिल होने और कठिन कार्यों में बने रहने की इच्छा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए सही उत्तर है कि भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं। हालांकि प्रभाव की डिग्री और दिशा कई कारकों पर निर्भर करती है। शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? इनाम और पुरस्कार देकर, सीखने का आनंद पैदा कर, किसी सजा को हटाने का प्रलोभन देकर, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण देकर। शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? सीखने का आनंद पैदा करके, सीखने का आनंद पैदा करके। अतिरिक्त प्रेरणा किसी गतिविधि में बाहरी इनाम या दबाव के बजाय उसकी आंतरिक संतुष्टि के लिए संलग्न होने की इच्छा को संदर्भित करती है। शैक्षणिक संदर्भ में छात्रों को सीखने का प्यार और चुनौतियों से निपटने की दृढ़ता विकसित करने में मदद करने के लिए आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। सीखने की खुशी को शामिल करके शिक्षक छात्रों को आंतरिक प्रेरणा विकसित करने में मदद कर सकते हैं। जब छात्रों को अपनी शिक्षा में वास्तविक रुचि, जिज्ञासा और आनंद का अनुभव होता है तो वे सामग्री के साथ गहराई से जुड़ने की अधिक संभावना रखते हैं। शिक्षक पाठों को प्रासंगिक बनाकर, अन्वेषण के अवसर प्रदान करके, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करके और एक सकारात्मक कक्षा का माहौल बनाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं, जहां सीखने को एक सुखद और फायदेमंद अनुभव के रूप में देखा जाता है। यह दृष्टिकोण छात्रों को बाहरी पुरस्कारों या दंड पर निर्भर रहने के बजाय अपने लिए सीखने का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इनाम और पुरस्कार देना बाहरी प्रेरणा को बढ़ावा देने पर प्रवृत्ति रखता है, जो लंबे समय में छात्रों की स्वाभाविक रुचि और आंतरिक प्रेरणा को कम कर सकता है। दंड या नकारात्मक सुदृढ़ीकरण को हटाने पर सीखने को प्यार को बढ़ावा देने के बजाय अवांछनीय व्यवहार को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण में व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए एक अप्रिय उत्तेजना को हटाना शामिल है, लेकिन यह आंतरिक प्रेरणा को विकसित नहीं करता है, क्योंकि यह नकारात्मक परिणामों से बचने पर अधिक केंद्रित है। इसलिए सही उत्तर सीखने की खुशी को शामिल करके है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक
एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती हैं, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा परस्पर अन्य है। व्यक्तियों को एक ही समय में दोनों से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है। आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन कीजिए। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती हैं, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। प्रेरणा व्यवहार को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसे दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। आंतरिक प्रेरणा आंतरिक कारकों से प्रेरित, जैसे आनंद या रुचि, और बाह्य प्रेरणा बाहरी कारकों से प्रेरित, जैसे पुरस्कार या मान्यता। आंतरिक और बाह्य प्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीकों से बातचीत कर सकते हैं, जिसमें एक प्रकार की प्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, बाह्य पुरस्कार शुरू में किसी छात्र को किसी कार्य में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ यदि छात्र के कार्य आनंददायक या रुचिकर लगने लगे तो वह आंतरिक प्रेरणा विकसित कर सकता है। इसके विपरीत, बाह्य पुरस्कार और अत्यधिक निर्भरता कभी कभी आंतरिक प्रेरणा को कम कर सकती है। एक घटना जिसे अति नयोचितकरण अभाव के रूप में जाना जाता है, यह अंतःक्रिया गतिशील है, जिसमें दोनों प्रकार की प्रेरणा संदर्भ और व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर एक दूसरे को प्रभावित करती है। जबकि आंतरिक और बाह्य प्रेरणा दोनों व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, वे एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती हैं। वे अक्सर आपस में जुड़ी होती हैं और एक दूसरे को महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित कर सकती हैं। आंतरिक और बाह्य प्रेरणा पुरस्कार अन्य नहीं है। व्यक्ति एक ही समय दोनों से प्रेरित हो सकते हैं और अक्सर दोनों प्रकार के प्रेरणा का संतुलन इष्टतम प्रदर्शन की ओर ले जा सकता है। इसलिए सही उत्तर है आंतरिक और बाह्य प्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीकों से बातचीत कर सकते हैं, जिसमें एक प्रकार की प्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करने वाले बच्चे में शैक्षणिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे बेहतर होती है।
उपरोक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है? आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण, विभेदीकरण बनाम एकीकरण, निरंतरता बनाम असंततता, इकाई बनाम वृद्धिशील। वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करने वाले बच्चों में शैक्षणिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे बेहतर होती है। उपरोक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है? इकाई बनाम बुद्धिशील, इकाई बनाम वृद्धिशील। इन बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि जब बच्चे वंचित परिवेश में समृद्ध परिवेश में जाते हैं तो उनकी शैक्षणिक क्षमता और बौद्धिक प्रदर्शन में सुधार होता है। यह सुधार इस बात को उजागर करता है कि बुद्धिमत्ता स्थिर नहीं होती, बल्कि अनुभव, सीखने और सहायता वातावरण के साथ विकसित और बढ़ सकती है। यह इकाई बनाम वृद्धिशील बहस से सीधे तौर पर मेल खाता है। इकाई दृष्टिकोण वृद्धि को स्थिर और अपरिवर्तनीय मानता है। बुद्धिशील दृष्टिकोण बुद्धि को लचीला और सीखने तथा समृद्ध अनुभवों को माध्यम से विकसित होने में सक्षम मानता है। चूँकि यह कथन इस विचार का समर्थन करता है कि बेहतर पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण क्षमताओं में वृद्धि होती है, इसलिए यह बुद्धिमान के कर्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण का अध्ययन विकास के स्रोतों पर केंद्रित है, न कि बुद्धिमत्ता के बारे में मान्यताओं पर। निरंतरता बनाम विसंतुलन विकास के पैटर्न पर केंद्रित है। यहाँ अवकलन और समकालन का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार यह तर्क मुख्य रूप से इकाई बनाम बुद्धिशील बहस का समर्थन करता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। अभिकथन: जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम लिंग, जातीयता, सामाजिक वर्ग से संबंध में बच्चे के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतरों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कारण आर बचपन एक सामाजिक निर्माण है। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथनों को पढ़िए। अभिकथन: जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम लिंग, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चे के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतरों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कारण बचपन एक सामाजिक निर्माण है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। बचपन की अवधारणा संस्कृतियों, समाजों या यहाँ तक कि व्यक्तिगत अनुभवों में एक समान नहीं है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जैसे लिंग, जातीयता और सामाजिक वर्ग बच्चों के जीवन और
बचपन को उनके अनुभवों को महत्वपूर्ण रूप से आकार देते हैं। कथन ये सही है क्योंकि जब बचपन को एकल समरूप श्रेणी के रूप में देखा जाता है तो यह विविधता और उनके लिंग, जातीयता, सामाजिक वर्ग और अन्य सांस्कृतिक कारकों के आधार पर बच्चे को अलग अलग अनुभवों को देखा करता है। ये अंतर गहराई से प्रभावित करते हैं कि बच्चे दुनिया का अनुभव कैसे करते हैं, दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं और समाज द्वारा कैसे व्यवहार किया जाता है। कारण और भी सही है क्योंकि बचपन वास्तव में एक सामाजिक निर्माण है। जिस तरह से समाज बचपन को परिभाषित और वर्गीकृत करता है वो सामाजिक मानदंडों, सांस्कृतिक मूल्यों एक और ऐतिहासिक संदर्भों से आकार लेता है। विभिन्न समाजों में बचपन की अलग अलग अपेक्षाएं और परिभाषाएं हो सकती हैं जो इनकी सामाजिक रूप से निर्मित प्रकृति को दर्शाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? सांस्कृतिक उपकरण, संतुलीकरण, गतिविधि, जैविक परिपक्वता। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? सांस्कृतिक उपकरण। जीन पियाजे एक अग्रणी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के चरणों से गुजरते हैं। पियाजे ने जैविक परिपक्वता, समय व्यवस्था और गतिविधि को संज्ञानात्मक विकास में प्राथमिक योगदानकर्ता के रूप में महत्व दिया। सांस्कृतिक उपकरण जिसमें भाषा, प्रौद्योगिकी और सामाजिक मानदंड शामिल हैं। लेवाइगोस्की को सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास को सिद्धांत को अधिक जुड़े हुए हैं जहाँ सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ सीखने और संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यवस्था पियाजे के सिद्धांत में एक केंद्रीय अवधारणा है जो संज्ञानात्मक स्थिरता प्राप्त करने के लिए आत्मसात और समायोजन को संतुलित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। गतिविधि पियाजे को इन विचारों को संदर्भित करती है कि बच्चे अपने पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैविक परिपक्वता इस विचार से संबंधित है कि मस्तिष्क के परिपक्व होने पर संज्ञानात्मक क्षमताएं विकसित होती हैं जो बौद्धिक विकास का आधार प्रदान करती है। इसलिए सही उत्तर सांस्कृतिक उपकरण है क्योंकि यह पियाजे द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन जीन पियाजे ने माना कि अधिगम की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिक पर निर्भर है।
विकास आनुवंशिक कारण और विकास आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। सही विकल्प का चयन कीजिए। जिन निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जिन पियाजे ने माना कि अधिगम की प्रक्रिया पूरी तरह से आनुवंशिक पर निर्भर है, गलत है। विकास आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। इसलिए ये गलत है और सही है। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं को आकार देने में जैविक और पर्यावरणीय दोनों कारकों की भूमिका पर बल दिया गया है, कथन एक गलत है, क्योंकि पियाजे का मानना नहीं था कि सीखना केवल आनुवंशिक पर निर्भर करता है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि संज्ञानात्मक विकास बच्चे के जैविक परिपक्वता, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच की बातचीत से होता है। पियाजे ने केवल आनुवंशिकता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अनुभवों और दुनिया के साथ बातचीत के माध्यम से ज्ञान के निर्माण में बच्चे की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। कारण सही है, क्योंकि पियाजे का मानना था कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच की बातचीत का परिणाम है। उन्होंने तर्क दिया कि दोनों अंतर्निहित जैविक प्रक्रियाएं और बाहरी अनुभव संज्ञानात्मक विकास के आधार पर देने के लिए एक साथ काम करते हैं। जिन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभवों को नहीं समझ पाते तो वे डैश अनुभव करते हैं और डैश का सहारा लेते हैं। असंगति, अनुकूलन, असंगति, आंतरिकीकरण, असंतुलन, अनुकूलन, असंतुलन, आंतरिकीकरण। जिन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभवों को नहीं समझ पाते तो वे डैश अनुभव करते हैं और डैश का सहारा लेते हैं। असंतुलन, अनुकरण, असंतुलन, अनुकरण, असंतुलन अनुकरण। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन प्रक्रियाओं पर जोर दिया गया है, जिसके द्वारा बच्चे अपने परिवेश के साथ बातचीत करके सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, उन्होंने यह समझने के लिए कि बच्चे अपने संज्ञानात्मक संरचनाओं को नए अनुभवों के अनुकूल कैसे बनाते हैं, आत्मसात और समस्याओं की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपनी मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के भीतर नए अनुभवों की संभाल नहीं सकते हैं तो वे असंतुलन का अनुभव करते हैं। असंतुलन की यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उनकी वर्तमान समझ स्कीमा नए अनुभवों या सूचनाओं के साथ मेल नहीं खाती है।
जवाब में बच्चे अनुकूलन का सहारा लेते हैं, जिसमें आत्मसात मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को फिट करना और समायोजन नई जानकारी को शामिल करने के लिए अपने स्कीमा को बदलना की प्रक्रिया के माध्यम से अपनी संज्ञानात्मक संरचनाओं को समायोजित करना शामिल है। यह प्रक्रिया बच्चे को संतुलन की स्थिति में वापस आने में मदद करती है। असंगति संज्ञानात्मक संघर्ष से संबंधित एक शब्द है, लेकिन यह वह शब्द नहीं है जिसका उपयोग पियाजे ने अपने सिद्धांत में किया था। असंतुलन सही शब्द है। आंतरिकरण बाहरी विचारों को किसी के अपने विचार में शामिल करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, लेकिन पियाजे ने नए अनुभवों को संभालने के संदर्भ में आंतरिकरण नहीं, बिल्कुल अनुकूलन पर जोर दिया। पियाजे बच्चे को डैश के रूप में देखते हैं, वाइगोत्स्की बच्चे को डैश के रूप में देखते हैं। विचारों के निष्कर्षीय हेरफेरकर्ताओं के रूप में, सामाजिक संदर्भ के सक्रियकर्ताओं के रूप में, विचारों को निष्क्रिय हेरफेरकर्ताओं के रूप में, सामाजिक संदर्भ के निष्क्रियकर्ताओं के रूप में, विचारों को सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में निष्क्रियकर्ता के रूप में, विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में सक्रियता के रूप में। पियाजे डैश को डैश के रूप में देखते हैं, वाइगोत्स्की को डैश के रूप में देखते हैं। पियाजे बच्चे को विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में देखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चे को सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में देखते हैं। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों ने बाल विकास को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन बच्चे को संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में उनकी भूमिका के बारे में उन्हें अलग अलग दृष्टिकोण थे। पियाजे बच्चे को विचारों को सक्रिय रूप से हेरफेर करने वाले के रूप में देखते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अन्वेषण, प्रयोग और आंतरिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के माध्यम से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे नई जानकारी को आत्मसात करने और अपनी मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं को समायोजित करने के लिए सक्रिय रूप से अपने पर्यावरण के साथ जोड़ते हैं। वाइगोत्स्की बच्चे को सामाजिक संदर्भ में सक्रिय रूप से देखते हैं। उनका मानना था कि सामाजिक संदर्भ विशेष रूप से अधिक जानकार लोगों जैसे माता पिता, शिक्षक और साथियों के साथ संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चे की सोच को आकार देने में भाषा, सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभवों के महत्व पर बल दिया। लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था को निर्धारण के आधार पर है। व्यक्ति की आयु, व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर, चोरी के पक्ष विपक्ष में व्यक्ति
व्यक्ति में अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क। लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था को निर्धारण के आधार क्या है व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष विपक्ष में व्यक्ति की अनुक्रिया का अंतर्निहित तर्क है। लॉरेंस कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त ढांचा है जो यह बताता है कि कैसे व्यक्ति नैतिक मुद्दे के बारे में तर्क करने की अपनी क्षमता में प्रगति करते हैं। उन्होंने प्रस्तावित किया कि नैतिक विकास चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है और इसका सबसे अच्छा आकलन उन विशिष्ट निर्णयों से नहीं किया जाता है जो लोग लेते हैं, बल्कि उन तर्क से किया जाता है जिसका उपयोग वे उन निर्माणों को सही ठहराने के लिए करते हैं। कोहेलबर्ग के सिद्धांत में किसी व्यक्ति के नैतिक विकास के चरण का निर्धारण करने का आधार मुख्य रूप से व्यक्ति की प्रतिक्रिया को अंतर्निहित तर्क है। जबकि कोई व्यक्ति कह सकता है कि चोरी जैसा कार्य सही या गलत है, कोहेलबर्ग इस बात में रुचि रखते थे कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं। यह नैतिक तर्क की गुणवत्ता और संरचना है, न कि विशिष्ट निष्कर्ष जो चरण निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त चोरी के पक्ष या विपक्ष में दिए गए उत्तर माना जाता है, लेकिन केवल इसके पीछे के तर्क की खोज का संदर्भ में आयु विशिष्ट विकास के लिए एक सामान्य दिशा निर्देश प्रदान कर सकती है। लेकिन कोहेलबर्ग ने इस बात पर जोर दिया कि एक ही आयु के लोग विभिन्न नैतिक चरणों में हो सकते हैं। अकेले आयु नैतिक चरण का विश्वसनीय संकेत नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों में विकास व्यापक रूप से भिन्न होता है। पियाजे बच्चे की विचारों में सक्रिय रूप से हेरफेर करने वाले के रूप में देखते हैं, जिनका अर्थ है कि वे अन्वेषण, प्रयोग और आंतरिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के माध्यम से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे ने जानकारी को आत्मसात करने और अपनी मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं को समायोजित करने के लिए सक्रिय रूप से अपने पर्यावरण के साथ जोड़ते हैं। वाइगोत्स्की बच्चे को सामाजिक संदर्भों में सक्रिय रूप से देखते हैं। उनका मानना था कि सामाजिक संपर्क, विशेष रूप से अधिक जानकार लोगों जैसे माता पिता, शिक्षक और साथियों के साथ संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चे की सोच को आकार देने में भाषा, सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभवों के महत्व पर बल
दिया। लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मकता विकास के मान्य है यह पहचानना कि संज्ञानात्मक संघर्ष पर कैसे प्रक्रिया दी जाए, योजना की सुसंगत संपूर्णता में संगठित करना, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में निपुणता प्राप्त करना, पर्यावरण में अनुकूल ढलना सीखना। लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मान्य है मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में निपुणता प्राप्त करना। मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक लेवाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक नींव पर बल दिया। उनका सिद्धांत इस बात पर केंद्रित है कि बच्चे अधिक जानकार और अन्य लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से और अपनी संस्कृति द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों के आधार पर माध्यम से सीखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सार मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना है। इस उपकरणों में भाषा प्राप्ति, गणना प्रणाली और लेखन जैसी सांस्कृतिक खोज शामिल है जो व्यक्तियों को अधिक प्रभावी ढंग से सोचने, संवाद करने और समस्याओं को हल करने में मदद करती है। अपने समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD के भीतर निर्देशित बातचीत के माध्यम से इन उपकरणों को आत्मसात करके बच्चे सोच के बुनियादी से अधिक जटिल रूपों से प्रगति करते हैं। संज्ञानात्मक संघर्ष का जवाब देना पियाजे के असंतुलन और अनुकूलन के विचार के साथ अधिगम संरेखित है। योजनाओं को सुसंगत संपूर्ण में व्यवस्थित करना भी एक पियागोटिक्स अवधारणा है जो इस बात को संबंध है कि बच्चे ज्ञान की संरचना करते हैं। पर्यावरण के अनुकूल होने का एक सामान्य विचार है, लेकिन यह वाइगोस्की के वे सांस्कृतिक मध्यस्थता और उपकरण के उपयोग पर जोर को नहीं पकड़ता। इसलिए सही उत्तर मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत है। लेवाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में देश की आवश्यक भूमिका है। परिपक्वता, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, भौतिक पर्यावरण, अधिक जानकार है। लेवाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में देश की आवश्यक भूमिका है। अधिक जानकार अन्य लेवाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। उनके केंद्रीय विचारों में से एक है
जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट (जेडपीडी), जो किसी शिक्षार्थी द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्यों और मार्गदर्शन और सहायता से प्राप्त किए जा सकने वाले कार्य के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिक जानकार अन्य जैसे शिक्षक, माता पिता सभी यह संरचना जेडपीडी के माध्यम से शिक्षार्थियों की प्रगति में सहायता करने में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। यह व्यक्ति पारा या शिक्षार्थी की वर्तमान समझ के स्तर के अनुरूप सामर्थ्य प्रदान करते हैं जो शिक्षार्थियों को उन कौशलों को निर्माण में मदद करता है जिन्हें वे अकेले प्राप्त नहीं कर सकते थे। यह निर्देशित संपर्क ज्ञान के आंतरिकरण की सुविधा प्रदान करता है और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। परिपक्वता जैविक विकास को संदर्भित करती है और पियाजे के सिद्धांत में वाइगोत्स्की के सिद्धांत की तुलना में अधिक जोर दिया जाता है। सकारात्मक दृढ़ीकरण का व्यवहार आदि दृष्टिकोण है जो बीएफ स्किनर जैसे सिद्धांतकारों से जुड़ा है, न कि वाइगोत्स्की के से भौतिक वातावरण सीखने में योगदान देता है, लेकिन जेडपीडी में सामाजिक संपर्क की आवश्यकता भूमिका को संबोधित नहीं करता है। हार्वर्ड गार्डन ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि या मुख्य स्मरण और याद करने के बारे में है। यह मुख्य रूप से भावनात्मक अधिगम के बारे में होती है। कई प्रकारों के विभेदित किया जा सकता है। यह केवल आनुवंशिक को प्रभावित होता है, पर्यावरणीय कारकों से नहीं है। हार्वर्ड गार्डन ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि कई प्रकारों में विभेदीकरण किया जा सकता है। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डन ने बुद्धि के पारंपरिक दृष्टिकोण, जिसे एकल निश्चित क्षमता के रूप में माना जाता है और बुद्धि लब्धि द्वारा मापा जाता है, को चुनौती दी। इसके बजाय उन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव किया, जो शैक्षणिक या तार्किक क्षमताओं से परे बुद्धि की अवधारणा का विस्तार करके विभिन्न मानवीय क्षमताओं को शामिल करता है। गार्डन ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि के कई प्रकारों में विभेदित किया जा सकता है, जैसे कि भाषाई, तार्किक, गणितीय, अस्थायी, संगठित, शारीरिक, गतिशील, अंतर्व्यक्ति, अंतर्मुखी और प्राकृतिक बुद्धि। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति में इन बुद्धियों का एक अनूठा संयोजन होता है और शैक्षिक दृष्टिकोण के तदनुसार पोषित करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत मानव क्षमता की विविधता को उजागर करता है और याद रखने या परीक्षा के प्रदर्शन के ध्यान से आगे बढ़ता है। केवल स्मरण से रटने के बारे में बुद्धि का सीमित और पुरान दृष्टिकोण दर्शाती है, न कि गार्डन का दृष्टिकोण। जबकि भावनात्मक शिक्षा महत्वपूर्ण है, यह केवल गार्डनर के व्यापक सिद्धांत अंतःव्यक्ति और अंतर्मुखी बुद्धि के अंतर्गत
का एक हिस्सा है, न कि एकमात्र ध्यान केंद्रित है। यह विचार की बुद्धि केवल अनुवांशिक से प्रभावित होती है। कारण के बुद्धि को आकार देने में जीव विज्ञान और पर्यावरण दोनों की भूमिकाओं में विश्वास का विपरीत है। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? प्रगतिशील शिक्षा क्या है? शिक्षण की एक विधि है जो मानक पाठ्यचर्या को सख्त पालन पर जोर देती है। शिक्षण का एक तरीका जो कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया के अधिकतम उपयोग पर जोर देता है। शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो अनुशासन और रट मारने पर जोर देता है। शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षण और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षण और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षणिक दर्शन है जो छात्रों में आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और रचनात्मकता के विकास पर बल देता है। यह सक्रिय अधिगम पर केंद्रित है जहाँ छात्रों को वास्तविक दुनिया का समस्याओं से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें अनूठी आवश्यकताओं और रुचियों वाले व्यक्तियों के रूप में माना जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण है जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देती है। यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों और अनुभवों पर केंद्रित है। एक ऐसा माहौल बनाता है जहाँ छात्र को अपने सीखने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह निष्क्रिय रटने के बजाय व्यावहारिक गतिविधियों, सहयोग और आलोचनात्मक सोच कौशल को विकसित पर जोर देता है। शिक्षण की एक विधि जो मानक पाठ्यचर्या के सख्त पालन पर जोर देती है। यह पाठ्य अधिक पारंपरिक शिक्षण केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है जो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। शिक्षण का एक तरीका जो कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया के अधिकतम उपयोग पर जोर देता है, जबकि प्रौद्योगिकी को प्रगतिशील शिक्षा में एकीकृत किया जा सकता है। यह इस दृष्टिकोण की परिभाषित विशेषता नहीं है। शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो अनुशासन और रटकर सीखने पर जोर देता है। यह शिक्षा के पारंपरिक तरीकों का वर्णन करता है जो निष्क्रिय शिक्षा और सख्त अनुशासन पर केंद्रित है जो प्रगतिशील शिक्षा दर्शन के विपरीत है। इसलिए यह है कि शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए माध्यमिक विद्यालय में लड़कियों अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा में चर्चाओं में भाग नहीं लेती हैं। आनुवंशिक संरचना को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है।
लिखित कथनों को पढ़िए। माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा में भाग नहीं लेती हैं। ये सही है और गलत है। कक्षा में चर्चा में भागीदारी की सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित हो सकती है। यह देखा गया है कि मीडिया स्कूल में लड़कियां कभी कभी चुप रहती हैं और कम भाग लेती हैं, लेकिन यह व्यवहार बाहरी प्रभावों से उपजा है, न कि पाठ्यक्रम को सीखने या समझने की किसी भी सहज क्षमता से। कथन ये सही है। मीडिया स्कूल में लड़कियां अक्सर कक्षा में चर्चाओं में चुप और निष्क्रिय हो सकती हैं। यह शोध और शैक्षिक अवलोकनों द्वारा सार्थक है, जो बताते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कारक जैसे प्रोत्साहन की कमी, लिंग पूर्वाग्रह, साथियों का दबाव या कक्षा का माहौल लड़कियों द्वारा कम भागीदारी का कारण बन सकता है। कथन और गलत है। यह दावा कि लड़कियां आनुवंशिक रूप से एक चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम से समझने या उसका सामना करने के लिए सक्षम नहीं है, वैज्ञानिक रूप से गलत और भेदभावपूर्ण है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि लड़कियां शैक्षणिक प्रदर्शन में लड़कों की तरह ही सक्षम हैं और परिणामों में कोई भी अंतर काफी हद तक पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों के कारण होता है। आनुवंशिक का कारण। मूल्यांकन की प्रकृति डैश होनी चाहिए और मूल्यांकन का डैश होना चाहिए। गतिशील, मानकीकृत है, वस्तुनिष्ठ है, प्रामाणिक है। गतिशील, प्रामाणिक है, वस्तुनिष्ठ है, मानकीकृत। मूल्यांकन की प्रवृत्ति डैश है। मूल्यांकन की प्रवृत्ति डैश होनी चाहिए और मूल्यांकन का डैश होना चाहिए। गतिशील और प्रामाणिक। मूल्यांकन की प्रवृत्ति गतिशील होनी चाहिए और मूल्यांकन का प्रामाणिक होना चाहिए। शिक्षा में मूल्यांकन को छात्रों के सीखने और प्रगति को मापने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो वास्तविक दुनिया के परिदृश्य को दर्शाता है। मूल्यांकन की प्रवृत्ति गतिशील होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य प्रणाली ही प्रामाणिक होनी चाहिए। गतिशील आकलन एक ऐसा दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जो लचीला और छात्र की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है, जो निरंतर प्रतिक्रिया और समायोजन की अनुमति देता है। प्रामाणिक आकलन में ऐसे कार्य शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन की स्थितियों को दर्शाते हैं और छात्रों को व्यवहारिक तरीकों से अपने ज्ञान और कौशल को लागू करने की आवश्यकता होती है। यह दृष्टिकोण गहन शिक्षा और समझ को बढ़ावा देता है। गतिशील, मानकीकृत आकलन निश्चित होते हैं और शिक्षार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं होते हैं। जो गतिशील है
गतिशील आकलन की प्रकृति का खंडन करते हैं। वह वस्तुनिष्ठ प्रामाणिक, जबकि प्रामाणिक केवल महत्वपूर्ण है। उद्देश्यपूर्ण आकलन आम तौर पर अधिक कठोर होते हैं और गतिशील आकलन की तुलना में वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग को कम दर्शाते हैं। वस्तुनिष्ठ मानकीकृत वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत दोनों आकलन लचीलेपन और वास्तविक दुनिया की प्रयोज्यता को सीमित करते हैं, जो गतिशील और प्रामाणिक आकलन प्रदान करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ऐसा उपयुक्त मानक माना जाता है कि शिक्षक अधिगम के लिए मूल्यांकन करता समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। कारण आर मानदंड संदर्भित परीक्षण में अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। सही मानदंडों संदर्भित परीक्षण में अंकों की तुलना का निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। ये और दोनों सही है। ए की और सही व्याख्या नहीं करता। सीखने के लिए आकलन है, जिसे रचनात्मक आकलन भी कहा जाता है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति को समझने पर केंद्रित है ताकि निर्देश में सुधार हो सके और व्यक्तिगत आवश्यकताओं का समर्थन किया जा सके। सीखने के लिए आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसे परीक्षण आम तौर पर योगात्मक प्रकृति के होते हैं, जिन्हें निर्देशात्मक अवधि के अंत में सीखने की परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें व्यक्तिगत सीखने के अंतर का निदान करने या चल रहे शिक्षण का मार्गदर्शन करने के लिए तत्काल कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया प्रदान करने का लचीलापन नहीं है। दूसरी ओर मानदंड संदर्भित परीक्षण में छात्रों को प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों को प्रदर्शन के बजाय पूर्व निर्धारित मानकों या सीखने के उद्देश्यों से की जाती है। यह दृष्टिकोण सीखने के लिए आकलन के साथ बेहतर रूप से संरेखित होता है। हालांकि यह सीधे मानकीकृत परीक्षणों से बचने का औचित्य नहीं देता है, जो अभी भी मानदंड साबित हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देने वाले प्रश्न का उदाहरण है? स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है?
पाठ्य पुस्तक में दिए गए स्तनधारियों के कुछ उदाहरण तथा कुछ गैर उदाहरण बताइए। एक स्तनपायी की परिभाषा क्या है? स्तनधारियों को प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देने वाले प्रश्न का उदाहरण है? स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है? विश्लेषणात्मक कौशल में जटिल जानकारी को तुलना करना, विपरीत करना, सबूतों की जांच करना और साक्ष्य या तर्क का मूल्यांकन करने की क्षमता शामिल है। विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देने वाले प्रश्न तत्वों को याद करने से परहेज करते हैं और छात्रों को यह पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि कोई चीज़ कैसे और क्यों काम करती है या होती है। प्रश्न स्तनधारियों ने अपने वातावरण के अनुकूल कैसे ढाला है? छात्रों को गंभीर रूप से सोचने और जीवों और उनके परिवेश के बीच संबंध का विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए उन्हें स्तनधारियों के विशिष्ट उदाहरणों की जांच करने, पर्यावरणीय दबाव पर विचार करने और अनुकूलन की अवधारणा को समझने की आवश्यकता है। इस तरह का प्रश्न उच्च क्रम सोच को जोड़ता है और छात्रों को जैविक व्यवहार में डेटा या पैटर्न का मूल्यांकन और व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करके विश्लेषणात्मक कौशल को मजबूत करता है। पाठ्य पुस्तक से उदाहरणों और गैर उदाहरणों के लिए पूछना वर्गीकरण पर केंद्रित है, जिसमें कुछ समझ शामिल है लेकिन गहन विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। स्तनधारी को परिभाषित करना एक स्मरण आधारित प्रश्न है जो स्मृति का परीक्षण करता है, विश्लेषण नहीं। स्तनधारियों की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करने में समझ और सारांश शामिल है, विश्लेषणात्मक तर्क नहीं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती है। समावेशन एक ऐसी नीति है जो समान शिक्षण लक्ष्य, रणनीति और मूल्यांकन विधियों प्रदान करके समान अवसरों पर जोर देती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षण निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए समावेशी कक्षा विभेदित निर्देशों का पालन नहीं करते। कारण और समावेशन एक ऐसी नीति है जो समान शिक्षण लक्ष्य, रणनीतियों का और मूल्यांकन विधियों प्रदान करके समान अवसर पर जोर देती है। गलत ए और आर दोनों गलत हैं। समावेशी शिक्षा में एक कक्षा बनाना शामिल है जहाँ सभी छात्र, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, क्षमताएं या अक्षमताएं कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच रखते हैं। इसके अक्सर विभेदित निर्देश शामिल होता है, जिसका अर्थ है छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण रणनीतियों को समायोजित करना।
अभिकथन ये कहता है कि एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करता है। यह गलत है, क्योंकि समावेशी कक्षा आमतौर पर सभी छात्रों को विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभेदित निर्देश पर जोर देता है। कारण आर कहता है कि समावेशी ही एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्य, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसरों पर जोर देती है। यह भी गलत है, क्योंकि जबकि समावेशी का उद्देश्य समान अवसर प्रदान करना है, इसमें अवसर विभिन्न छात्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों और मूल्यांकन को शामिल किया जाता है, जिसका अर्थ हमेशा सभी के लिए समान रणनीतियों का उपयोग करना नहीं होता है। व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग, जैसे कि अधिगम क्षमता छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र को संबोधित का उपयोग करना, अक्षमता को चिकित्सा मॉडल पर जोर दिखाता है। अक्षमता लोगों को सही पहचान और नवीकरण में बाधक है। अक्षमता से जोर हटा देता है और समावेशन की सच्ची भावना में सही नहीं है। समावेशन में मानव अधिकार दृष्टिकोण का अनुरूप है। व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग, जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों को बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र को संबोधन का उपयोग करना, समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। व्यक्ति प्रथम भाषा विकलांग व्यक्तियों के बारे में संदर्भित करने का एक सम्मानजनक तरीका है, जिसमें स्थिति से पहले व्यक्ति पर जोर दिया जाता है। यह दृष्टिकोण समावेशी मूल्यों के साथ संरेखित होता है और गरिमा, समानता और गैर भेदभाव को बढ़ावा देता है। यह आमतौर पर शैक्षिक और सामाजिक सेटिंग में उपयोग किया जाता है, जो गतिशील और समावेशी ढांचे को अपनाते हैं। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों जैसे वाक्यांशों का उपयोग करने के बजाय सीखने में अक्षमता छात्र का उपयोग समावेशन के लिए मानवाधिकार दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो व्यक्तियों को उनकी सीमाओं से नहीं बल्कि उनकी पहचान के लिए महत्व देता है। यह विचार को बढ़ावा देता है कि विकलांगता किसी व्यक्ति की पहचान का केवल एक पहलू है और एक परिभाषित लेबल नहीं है। यह सम्मान को बढ़ावा देकर आतंक को कम करके और व्यक्ति की ताकत और क्षमता पर ध्यान केंद्रित करके केवल उनकी चुनौतियों पर नहीं, समावेशी की शिक्षा का समर्थन करता है। चिकित्सा मॉडल निदान और कर्मियों पर केंद्रित है, जिसमें अक्सर लेबलिंग होती है, जबकि व्यक्ति प्रथम भाषा इससे दूर जाती है। यह पहचान के लिए बाधा नहीं है, बल्कि यह अधिक संवेदनशील और उपयुक्त पहचान को बढ़ावा देता है। यह कहना है कि यह विकलांगों पर जोर कम करता है, लक्ष्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य विकलांगता को नजरअंदाज
करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति की मान्यता का सम्मान करना है। इसलिए सही उत्तर समावेशी के लिए मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है।